गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से तुम लोगों का हिंदी की क्लास शुरू हो गया है। तुम सब अपने क्लास के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम लोगों को हिंदी में वर्ण पढ़ाया जाएगा। रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का। और मैं बता चुकी हूँ कि ये तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, इसलिए मैं फिर फर्स्ट चैप्टर से प्रथम अध्याय से तुम लोगों का रिवीजन पुनरावृत्ति करा रही हूँ। उसको ध्यान से करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। कल तुम लोगों को मैं बताई थी ना कि वर्ण क्या होता है, कि ध्वनि के रूप में हमारे मुख से बाहर निकलता है और उसी को अक्षर या वर्ण का नाम दिया गया है। अब हम लोग आज देखेंगे कि आखिर वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा अनेक तरह से अनेक व्याकरण के अनुसार दी गई है। प्राचीन व्याकरण के अनुसार ऐसा माना गया है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है, यानी छोटी ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि स्वर। वर्ण को स्वर को ही सबसे पहला वर्ण माना गया है। स्वर स्वतंत्र वर्ण होता है, उसमें उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, वह किसी के सहायता से नहीं आगे बढ़ता है। स्वर दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या हुई। तो पुराने प्राचीन व्याकरण के अनुसार हम लिखेंगे सबसे पहला परिभाषा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे स्वर वर्ण अ आ, छोटी बड़ी, इसको ह्रस्व और दीर्घ का भी नाम दिया गया है। छोटी जिसको हम कहते हैं वह ह्रस्व होता है। ह्रस्व का मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, और बड़ी यानी दीर्घ ई उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा और ह्रस्व का मतलब छोटा। अब हम इसके दूसरे परिभाषा को लिखेंगे कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब सबसे तीसरा संक्षेप में एकदम शॉर्ट तरीके से हम इसका परिभाषा लिखेंगे कि मूल ध्वनियों के चिन्ह को वर्ण कहते हैं। तीसरा, ये आधुनिक व्याकरण के अनुसार है। यह परिभाषा किसके अनुसार? आधुनिक व्याकरण के अनुसार मूल ध्वनियों के चिन्ह को
देखिए, इन तीनों में से आप लोगों को जो भी आसान लगे याद करने में, उसको याद कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किताब में ये दिया हुआ है तो ये सही है और ये गलत है। जब तुम लोग आगे बढ़ोगे और दूसरे किताबों को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि व्याकरण में कितनी गहराई है और एक चीज़ को कितने तरह से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। अब हमारी भाषा हिंदी है, तो आखिर हिंदी किस भाषा में लिखी गई है? तो हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पता होना चाहिए। हमारे यहाँ के दो मुख्य भाषा हैं, एक हिंदी और दूसरा संस्कृत। इन दोनों भाषाओं की लिपि जो है एक है। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है और संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। दोनों भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों भाषाएं जो हैं एक तरह से संचालित की जाती हैं, बच्चों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए आप सबको भी अच्छे से अभी से ही इस पर गौर करना होगा और पढ़ना होगा। अब चलिए, अब लिपि किसे कहते हैं? अब यहाँ परिभाषा हम बता दे रहे हैं लिपि का, ठीक है? तो लिपि क्या है बाबू? कि लिपि जो है हम लोग लिखते हैं ना, कि हम लोग जो लिखते हैं, लिखने का जो हम लोगों का ढंग होता है या हमारी लिखावट जो होती है वही लिपि कहलाती है। समझे? तो चलिए लिख लेते हैं। अब लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहते हैं। अब अभी तो मैं तुम लोगों को मौखिक रूप से बताई हूँ कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। तो हिंदी, अब यहाँ लिख लो सर, हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब हमारे यहाँ 4 भाषाओं की लिपि जो है वह मुख्य रूप से जानी जाती है। आप लोगों को पता हो गया, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? रोमन लिपि में। अब आता है हमारे यहाँ की मुख्य भाषा में उर्दू भी है शामिल। तो अब उर्दू को ले लेते हैं। तो उर्दू किस भाषा लिपि में लिखी गई है? उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है। यहाँ फारसी लिपि में लिखी गई है। अब देखिए, इसको फारसी इसलिए बोलते हैं कि इस भाषा की लिखावट जो होती है उल्टा होती है। हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, वो सब राइट से लेफ्ट आता है, इसलिए इसकी लिपि जो है फारसी होती है और यह
हम लोग के ठीक अपोजिट उल्टा चलता है। पढ़ाई भी होती है उल्टे और लिखावट भी होती है उल्टी। अब चलिए, अब वर्णमाला चलते हैं। वर्ण का एक भाग यानी कि वर्णों के समूह को, समुदाय को। अब समुदाय क्या है उसके बारे में जान लीजिए। समुदाय यानी कि जो एक समूह में एकत्रित करके रखा जाए एक जगह पे, वही समुदाय या समूह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ वर्णमाला वर्णों के समूह या समुदाय, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, इसको मैं समझा देती हूँ। किसी भी चीज को यानी कि माला का रूप देने के लिए आपको सारी चीजों को एकत्रित करना होगा, और जब तक उसको एकत्रित करके जोड़िएगा नहीं तब तक वह तैयार नहीं होगा। आप लोग छोटी चीज का एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप लोग माला बनाते हैं, फूल की माला, तो उस माला को तैयार करने के लिए अनेक फूलों की जरूरत होती है। बहुत सारे फूल आप लोग लाते हैं और उस एक एक फूल को एक धागे में पिरो करके एक निश्चित माला का रूप दे देते हैं। ठीक उसी तरह से वर्ण का भी है। जब हम सारे वर्णों को एक साथ एक जगह पे रखेंगे तो वह एक अपना माला का रूप धारण करेगी और वही वर्णमाला कहलाएगी। तो अब चलिए, अब वर्णमाला में सिर्फ हम लोग अ आ ई स्वर को लेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं कि भाई वर्णमाला समुदाय हुआ क्या। तो चलिए, यहाँ हो गया अ आकार आ। अभी आप लोग इस अ को देख रहे हैं, ये अपने सारे समुदाय का राजा है। ये अ जो है स्वतंत्र वर्ण है, ये सबको चलना सिखलाता है, इसको कोई चलना नहीं सिखलाता है। आप देखिए ओ आ, अब यहाँ हो जाएगा हर्षव ई, यहाँ हो जाएगा दीर्घ ई, फिर हर्षव उ, फिर दीर्घ उ। अब देखिए यहाँ पे एक आता है री। री जो है यह संस्कृत भाषा का सबसे मुख्य स्वर में आता है, री। समझे। अब संस्कृत आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं, उसमें जो है स्वरों की उतार चढ़ाव होती है, समझे। और उसी स्वरों के उतार चढ़ाव में संस्कृत का मुख्य स्वर री माना जाता है। संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में री जो है यह सभी स्वरों में मुख्य माना जाता है। इसलिए हिंदी स्वर में भी इसको रखा गया है, लेकिन हिंदी स्वर में इसका स्थान जो है 7वें स्थान पर आता है और संस्कृत में यह पहले स्थान पर रहता है। और संस्कृत में अ का 7वां स्थान हो जाता है और री का हिंदी में 7वां स्थान होता है। और री संस्कृत में किस स्थान पर आता है, अ के स्थान पर, पहले स्थान पर, समझे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ ए आता है, उसके बाद फिर इससे बड़ा आता है ए, उसके बाद फिर ओ आता है ओ, उसके बाद औ। अब देखिए, अब यहाँ कहिएगा कि मैम आप अ अनुस्वार विसर्ग नहीं लिखी, तो इसलिए नहीं लिखे हैं कि वो दोनों जो है वो अलग से आता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि चंद्रबिंदु जो हम लोग लगाते हैं, अनुस्वार जो बोलते हैं, वो सब अलग अयोग वाह में आ जाता है, इसलिए उसको हम इस समुदाय में नहीं रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अनुस्वार, इसका उच्चारण में लास्ट में वार आ रहा है, इसलिए ये स्वर का अंग है लेकिन
संचालन करने वाला अंग नहीं है, यह अलग का अंग है जो मददगार है। आप विसर्ग कहिएगा तो विसर्ग में देखिए, विसर्ग में अ का उच्चारण कहीं से नहीं होता है। विसर्ग अ विसर्ग अ, ह का उच्चारण हो रहा है। इस तरह से अगर हम लोग किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे, जैसे विसर्ग वाला पुनः, ह का उच्चारण, अतः, ह का उच्चारण, प्रायः, ह का उच्चारण, प्रातः, ह का उच्चारण, इसलिए इसको इस समुदाय में हम नहीं रख सकते हैं। लिखने के लिए अनेक लोग लिख देते हैं, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए। वर्णमाला के समूह में आप उसको नहीं लिख सकते हैं, इतना ही तक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब आगे हम बढ़ा देते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, अब कुछ चिन्ह का नाम आप लोग जान लीजिए। अब देखिए, एक चिन्ह होता है अनुनासिक। अब इसका अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अनुनासिक जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उसको कहते हैं हम अनुनासिक। अब अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है बाबू? चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु क्या है? यानी कि चंद्र के आकार, चंद्र के समान चिन्ह और उसके ऊपर एक बिंदु लगा देना, वही क्या होता है? चंद्र बिंदु कहलाता है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग। अब विसर्ग देखिए कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग यानी कि इस टाइप का। ठीक है, इसमें मत जुड़िएगा। ए हो गया है आपका विसर्ग। अब आया अनुस्वार। अब यहाँ पे चलते हैं ना अनुस्वार। अब देखिए, ए हो गया है आपका अनुस्वार, जो वर्णों के ऊपर लगाकर छोड़ दिया जाता है, जैसे अंश, कंस, भंग, ढंग, रंग, ये सब क्या है? ये सब अनुस्वार वाले शब्द हैं। यहाँ देखिए, जैसे अनुनासिक से हम बना ही देते हैं तीन तीन शब्द, जैसे देखिए चांद, ठीक है, आंख, मांस, मांस लिखिए। ठीक है, तीन शब्द हो गया। अब यहाँ विसर्ग से लिखिए प्रायः, प्रातः, पुनः, अतः। हो गया। अब चलिए अनुस्वार वाला लिख लीजिए। अब एक अनुस्वार बच गया, अब अनुस्वार से भी लिख देते हैं। अब यहाँ लिखिए कंस, रंग, तंग, भंग। हो गया। अब सब आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, कम कम इसीलिए मैं कराती हूँ ताकि आप सब अच्छे से इसको पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो हम लोग स्कूल खुलने पर इसको समझ लेंगे। अब बच्चों, आप लोगों का आज का कक्षा कार्य यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। गुड बाय बच्चों।